नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। आज हम इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की संघीय प्रक्रिया। दुनिया में कई संगठन बने, कई आंदोलन चले, कई विचारधाराएं आई और गई, लेकिन संघ अनोखा है क्योंकि यह शक्ति का नहीं, संस्कार का संगठन है। यह कोई हथियार नहीं है, कोई नारा नहीं है, कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, फिर भी यहां से भारत के सबसे मजबूत राष्ट्रनिष्ठ और चरित्र तैयार होते हैं, क्योंकि संघ की प्रक्रिया व्यक्ति को बदलती है और बदला हुआ व्यक्ति पूरा राष्ट्र बदल देता है। इस प्रक्रिया का क्रम अद्भुत है। व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से सभ्यता। मैं समय हूं। राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं होता। राष्ट्र एक जीवित चेतना है जिसमें इतिहास की सांसें, संस्कृति की धड़कनें, संघर्ष की ज्वालाएं और संकल्प की अटूट शपथें धधकती हैं। भारत यह केवल 7 लाख गांवों का मानचित्र नहीं, यह उन अर्शियों का तप है जो हिमालय में तपे, उन वीरों की प्रतिज्ञा है जो सीमाओं पर खड़े रहे, और उन पीढ़ियों का स्वप्न है जिन्होंने पराधीनता में जन्म लिया लेकिन स्वतंत्रता में भारत को फिर से खड़ा किया। हजारों वर्षों की लड़ाइयां, सोमनाथ से लेकर हल्दी घाटी तक, विजयनगर से चित्तौड़ तक, लाखों बलिदान, गुरु तेग बहादुर की शहादत, झांसी का रण और अनगिनत नाम जो इतिहास की पंक्तियों में नहीं लेकिन मेरी स्मृति में अमर हैं। और इस सब के बीच एक प्रश्न युगों से मेरे सामने खड़ा रहा। भारत कैसे बना, भारत कैसे टिकता है और भारत कैसे आगे बढ़ता है? आज मैं उसी अनंत यात्रा की उस प्रक्रिया को उजागर करने आया हूं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे एक संगठन ने गहराई से समझा, समय के पार पढ़ा और उसे राष्ट्र निर्माण का एक जीवित विज्ञान बनाया। वह प्रक्रिया जिसे दुनिया समझने में आज भी असफल है, लेकिन जिसने भारत को टूटने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया और बिखरने नहीं दिया। आज मैं बताऊंगा कैसे संघीय प्रक्रिया संगठन से राष्ट्र तक एक अदृश्य किंतु अटूट सेतु बनाती है। कैसे एक स्वयंसेवक का जीवन राष्ट्र की रगों में प्राण बनकर बहता है और कैसे एक एक शाखा, एक एक सेवा कार्य, एक एक संस्कार भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं समय हूं और आज मैं प्रकट कर रहा हूं राष्ट्र निर्माण का वह विज्ञान जिसे केवल समझा नहीं जाता, जिया जाता है। जो सारा वातावरण है, आज हम देखेंगे कि जब हम कॉलेज में थे तब राम जन्मभूमि का आंदोलन के एकदम प्रारंभ हुआ था। 1984 में मैं कॉलेज में था। उसके पहले 83 में एकात्मता यात्रा निकली थी। गौ माता, गंगा माता, भारत माता, ऐसे विषय लेकर, तो उसको हम देखने के लिए गए थे। बाद में फिर राम जन्मभूमि का आंदोलन का ज्वार चढ़ते ही गया। पूर्ण देश भर में एक जागरण ज़बरदस्त देश भर में हुआ। और जब मैं जुड़ा इस कार्य से तब राम जन्मभूमि का आंदोलन एकदम ऊंचाई पर था 1989 में। तब से फिर इस कार्य के साथ हम जुड़ गए। संघ सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण ऊपर से नीचे नहीं होता, बल्कि नीचे से ऊपर होता है। एक स्वयंसेवक पहले अपने को अनुशासित करता है, फिर अपने परिवार में संस्कार जोड़ता है, फिर समाज में सौहार्द और संगठन बढ़ाता है और धीरे धीरे वह राष्ट्र निर्माण का कारक बन जाता है, राष्ट्र का रक्षा का प्रहरी बन जाता है। आज यही प्रक्रिया न होती तो भारत आज जैसा है शायद ऐसा नहीं बन पाता। हमारे संतों, वीरों और ऋषि मुनियों ने भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर दी, पर आधुनिक काल में उस धरोहर को संगठित रूप से शक्ति देकर राष्ट्र शक्ति में बदलने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही किया है।
और इस प्रक्रिया को समझना आज के हर भारतीय के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही प्रक्रिया बताती है भारत कैसे जगा, भारत कैसे बदला और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा। मैं भारत माता हूँ। मेरा निर्माण किसी एक युग में नहीं हुआ, मुझे आकार दिया है। मेरे अर्षियों की तपश्चर्या ने, मेरे योद्धाओं के बलिदान ने और मेरी संतानों की अखंड निष्ठा ने, शताब्दियों की धूल, आक्रमणों का अंधकार और पुनर्जागरण की अनंत यात्राओं के बीच मैंने स्वयं को बार बार पुनर्सृजित किया है। लेकिन आधुनिक काल में मेरी रक्षा, मेरे पुनरुत्थान और मेरे भविष्य के लिए जो सबसे सूक्ष्म, सबसे अनुशासित और सबसे दूरदर्शी प्रक्रिया बनी, वह है संघ की प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने मेरे भटके कदमों को दिशा दी, मेरी चेतना को स्वरूप दिया और मेरे राष्ट्र जीवन को फिर से जागृत करने का मार्ग प्रशस्त किया। अभी कुछ प्रांतों में बाढ़ की त्रासदी आई और वो त्रासदी बहुत भयंकर थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा का भी एक हिस्सा, आदि आदि, उन सब जगह हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे और यही सबके लिए आश्चर्य का विषय था। कहां से ये लोग निकल आते हैं और एकदम से हर प्रकार की त्रासदी में समाज की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की सेना के द्वारा सीमा का अतिक्रमण चोरी छिपे किया जाता था, तब ऐसी स्थिति में मैं जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेना के अधिकारियों से मिला, सीमा पर जाकर मिला। उनका उत्साहवर्धन करना, उनकी आवश्यकताओं को समझना, ये सब काम भी कार्यकर्ता करते हैं। और ये उनके लिए आश्चर्य का विषय था कि इस विकट परिस्थिति में, जबकि न जाने कहां से गोलियां चल जाएं, आप लोग हमारे पास आ रहे हैं। और उन्होंने छूटते ही कहा, ये काम संघ के स्वयंसेवक ही कर सकते हैं। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं वह गुरु हूं जिसने एक संगठन को सिखाया कि राष्ट्र निर्माण सत्ता की चमक से नहीं, व्यक्तित्व के संस्कार से होता है, कि राष्ट्र रक्षा तलवार की धार से नहीं, चरित्र की दृढ़ता से होती है, और राष्ट्र उन्नति संघर्ष की कठोरता से नहीं, सामंजस्य की शांति से होती है। मेरे 3 गुण, सत्य, बल और त्याग, हर स्वयं सेवक की प्रतिज्ञा है, हर शाखा की धड़कन है और हर राष्ट्रनिष्ठ मन की दिशा है। मैंने असंख्य अर्षियों के संकल्प देखे हैं, वीरों के अंतिम प्रण सुने हैं और साधकों के मौन तप को अपने रंग में समाहित किया है। आज जो प्रक्रिया बताई जाएगी, संघ की वह सूक्ष्म, अनुशासित और राष्ट्र जागरण की अद्वितीय प्रक्रिया। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा ध्वज को अपना गुरु माना जाता है, जो त्याग, समर्पण और भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है। स्वयंसेवक व्यक्ति पूजा से बचते हुए ध्वज को गुरु मानकर राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा का संकल्प लेते हैं, जिससे उन्हें आत्मचिंतन और राष्ट्रहित में पूर्ण समर्पण की प्रेरणा मिलती है।
वितरण में समानता जब तक नहीं लाएंगे, देश के सर्वसामान्य व्यक्ति के हिस्से में जब तक देश के संसाधनों का उपयोग नहीं होगा, तब तक देश के आम आदमी का विकास कहाँ हुआ। देश के चंद पूंजीपतियों का विकास हो गया, पर देश के अगर आम आदमी का विकास करना है तो उसके संसाधनों का योग्य प्रकार से बंटवारा हो करके उनके लिए, उनके उत्थान के लिए काम आना चाहिए। यही वस्तुतः अंत्योदय है। इसी में से स्वावलंबन आएगा, इसी में से स्वदेशी भाव का प्रकटीकरण होगा। तो ये अंततोगत्वा इस असमानता को दूर नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। नहीं तो क्या होगा, हमेशा द्वंद्व रहेगा हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में। जिनके पास साधन है वो, और जिनके पास साधन नहीं है वो, तो वो हमेशा पिसते रहेंगे। साधन युक्त लोग साधनहीन लोगों का हमेशा शोषण करता रहेगा। तो इस शोषण की व्यवस्था को अगर समाप्त करना है तो हमको साधनों का योग्य प्रकार का बंटवारा करना चाहिए, तभी जाकर के देश का विकास। जहां संगठन होता है, राष्ट्र केवल टिकता ही नहीं बल्कि समय की हर चुनौती को पार करते हुए सशक्त बनता है। संगठन की बिखरी हुई ऊर्जा को दिशा देता है और साधारण जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदल देता है। मैं पत्रकार 1965 में हुआ और संघ के बारे में उसके पहले सुना। अकोला में रहता था, अकोला में पढ़ाई हुई, तेलारा में पढ़ाई हुई। पहला संबंध संघ का तेलारा में आया था और बाद में वो बढ़ते बढ़ते गया, अकोला, नागपुर, ऐसा चलता रहा। संघ के बारे में बाकी मीडिया में जिस तरह गलत फहमियां हैं, आपको उसको किस तरह से देखते थे? आपको लगता कुछ गलत फहमियां थी? संघ के बारे में मीडिया बहुत प्रिजुडिस्ड है। उसका कारण मीडिया एक तो है ही, संघ भी उसका एक कारण है। क्योंकि संघ में पहले से ऐसा कहा जाता था, लोगों को, स्वयंसेवकों को कहा जाता था कि प्रसिद्धि के बारे में आप मत सोचिए, प्रसिद्धि के बारे में ज़्यादा विचार न करें। बछराज जी व्यास संघ के कार्यकर्ता थे, वो बताते थे, गाने में बताते थे, वृत्तपत्र में नाम छपेगा ऐसी अपेक्षा हिंदू राष्ट्र के स्वयंसेवक ने नहीं करनी चाहिए। राष्ट्र केवल नक्शा नहीं होता, यह एक आत्मिक एकात्मता की भावना होती है। नदियों और पर्वतों की सीमाएं मात्र भूगोल रचती है, राष्ट्र नहीं बनाती। राष्ट्र बनता है उन लोगों के साझा भाव, साझा संस्कार, जो उस भूमि को अपनी माता कहते हैं और उसके लिए जीना मरना जानते हैं। जिस दिन एक व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता है, उसी क्षण से राष्ट्र का हृदय धड़कना शुरू होता है। और जब करोड़ों हृदय एक ही संवेदना, एक ही लक्ष्य और एक ही धड़कन में बंध जाते हैं, तब वही भाव, वही चेतना और वही संकल्प भारत कहलाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दंड प्रहार, आत्मरक्षा, अनुशासन, शारीरिक व मानसिक विकास तथा संगठन की सुरक्षा के लिए सिखाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को शक्ति संपन्न, दृढ़ निश्चयी और निर्भीक बनाना है। संघ प्रमुख परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी कहते हैं कि दंड का उद्देश्य झगड़ा करना नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना है। लाठी चलाने से मनुष्य में वीरता आती है और वह निर्भीक बनता है। 1 2 पैर पीछे लेके जाएंगे, दंड को पीछे, 3 में पूरी स्थिति आ जाएगी। दंड बिल्कुल सीधा रहेगा पीछे और नीचे दबे रहना है। फिर से देख लेंगे। 1 2 3 में बिल्कुल पीछे दंड सीधा कर देना। पैर सामने की दिशा में सीधे रहें। ठीक है जी।
सावधान, गणा दक्ष, दंड प्रहार सिद्ध, विभाग सा 1 2, पैर भी चले जाएंगे, 3 में पीछे वाले हाथ की साइड पीछे करेंगे, बिल्कुल दंड सीधा रहेगा जी, हाथ और पीछे, नीचे दबाएंगे भाई साहब दंड को। प्रहार प्रक्रम गुरु बोलने पे एक प्रहार आगे की साइड लगाना है जी। कैसे? प्रहार सिद्धि की स्थिति में स्वस्थ में नीचे रख देना है दंड, स्वस्थ, वापस सिद्धि की स्थिति में फिर से पीछे, अभी आज्ञा होने के बाद सावधान, स्वस्थ। प्रहार कैसे लगाना है जी? आगे बढ़ते हुए 1 2 3, धीरे चलाना है जी दंड, सावधान। प्रहार प्रक्रम विभाग सा 1, एक बार ही प्रहार लगाना है जी, एक विभाग सा, 2 3 4 5 6, स्वस्थ, पैर पीछे जाएगा, 1 2 3, पैर पीछे जाएगा, प्रहार जैसे लग रहा था वैसे ही लगेगा, सावधान। प्रहार अपक्रम विभाग सा 1 2 3 4 5 6, स्वस्थ। भारत को 2047 से आने से पहले यानी अगले 20-22 वर्षों में विश्व का सबसे समृद्ध और महान देश बनाना है। इसके लिए हमने 8 सूत्रीय रिसर्च प्रोग्राम दिया है और 8 सूत्रीय योजनाएं सरकार भी उसको बनाए। इसके लिए हम सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं, हम देश की जनता को भी जागृत कर रहे हैं और रिसर्च वर्क के आधार पर एकेडमिया में भी उसका कंटेंट खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा अगला टारगेट अगले 15-20 साल के लिए इस देश को आर्थिक रूप से समृद्ध, पूर्ण रोजगार युक्त उद्घोष दिया है, पूर्ण रोजगार युक्त, गरीबी मुक्त, समृद्धि युक्त भारत ये बनाने के लिए हम विश्व भर में, केवल भारत में नहीं, विश्व भर की इकोनॉमी और उनके लोगों से संवाद भी करेंगे, उनके साथ सब प्रकार के रिसर्च वर्क भी करेंगे और भारत की सरकार उसके अनुसार नीतियां बनाए, इसके लिए भी हम जो है काम करने वाले हैं। संघ ने भारत को केवल एक विचार नहीं बल्कि एक संपूर्ण दृष्टि, जीवन दृष्टि दी है और वही जीवन दृष्टि आगे चलकर राष्ट्र निर्माण की आत्मा बन गई है, क्योंकि राष्ट्र केवल योजनाओं, नीतियों या घोषणाओं से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है उस दृष्टि से जो व्यक्ति को उसके निज स्वार्थ से ऊपर उठाकर समाज, संस्कृति और कर्तव्य के पथ पर चलाना सिखाए। संघ ने इस दृष्टि को केवल शब्दों में नहीं गढ़ा बल्कि उसे जीवन के व्यवहार में उतारा, उसे अनुशासन, सेवा, त्याग और समर्पण का वह रूप दिया। उसी जीवंत दृष्टि से जन्म ली एक ऐसी शक्ति जो घर घर से उठकर समाज की आत्मा में समा गई और धीरे धीरे राष्ट्र के हृदय में धड़कन बन गई। ऐसा है कि संघ का एक मूल जो दृष्टिकोण है कि ये समाज में एक संगठन नहीं है कि जिसे संगठन को बड़ा करके अपने इतिहास लिखना हो। तो डॉक्टर जी की दृष्टि तो ये थी कि मुझे जल्दी से जल्दी समाज को मजबूत करना है ताकि स्वयं समाज ही सक्षम और स्वावलंबी बन जाए, उसकी अपनी व्यवस्थाएं खुद सक्रिय हो जाए, मजबूत हो जाए जैसे कि पहले थी। और इसलिए उन्होंने संघ का जो मूल व्यवस्था बनाई वो ही समाज में पीछे रहकर समाज को मजबूत करने की है
और इसीलिए मतलब संघ का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही ऐसा बना है कि जिसमें समाज का जो कार्य है या समाज के द्वारा जो कार्य होते हैं श्रेय उसी को जाता है, उसी को दिया जाता है। स्वाभाविक है कि क्रम के अनुसार मतलब समय काल के अनुसार संघ के जो विचार है उसका निश्चित रूप से वो लोगों तक वास्तविक रूप में पहुँचे, इसके लिए आज के प्रचार माध्यमों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन संघ की शाखा विस्तार करने के लिए या संगठन का प्रचार करने के लिए प्रचार माध्यमों की हम उपयोग नहीं करते। संघ के विचार जो है वो निश्चित रूप से या भाव जो है संघ का उसको निश्चित रूप से समाज के पास पहुँचे, इसलिए आज के माध्यमों का उपयोग करते हैं। मैं समय हूं। राष्ट्र निर्माण कागज पर नहीं, मनुष्यों के मन में होता है। नीतियां बदलती हैं, शासन बदलता है, पर मन का संस्कार वही राष्ट्र की रीढ़ बनता है। और संघ ने यही किया। मनुष्य को बदला, मन को गढ़ा, कर्तव्य को जीवन बनाया और जीवन को राष्ट्र से जोड़ दिया। युग बीतते रहेंगे, सभ्यताएं बदलती रहेंगी, पर जिस संगठन ने मनुष्य के भीतर राष्ट्र जगा दिया उसकी प्रक्रिया अमर रहती है। आज आपने देखा संघ की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया केवल एक संगठन की कार्य पद्धति नहीं है, बल्कि अब भारत के पुनर्जन्म का सूत्र है। इसी प्रक्रिया से गढ़े हुए वे स्वयंसेवक जो संकट में भी अड़िग खड़े रहते हैं, वे नेता जो निर्णय में नैतिकता बनाए रखते हैं, वो वैज्ञानिक जो भारत की सीमाएं नहीं बल्कि उसकी क्षमताओं को विस्तार देते हैं, वो संत जो समाज को दिशा देते हैं, और वो सैनिक जो हमारे देश की सांसों की रक्षा करते हैं, ये सभी मिलकर भारत के आने वाली शताब्दी का चरित्र लिखते हैं। लेकिन डॉक्टर जी की जो जन्म शताब्दी थी 1989 में, उस समय से फिर इनको एक संस्थागत रूप दिया गया और उससे फिर लगातार ये कार्य चल रहा है। आज के समय में केवल स्वयंसेवक सेवा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो समाज जीवन की जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं सेवा काम करती है, उनके साथ मिलकर एक तालमेल बनाकर सेवा को हर जगह पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। और कई ऐसी सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संस्थाएं उनसे भी संपर्क करते हुए वो भी सेवा कार्य में कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी प्रयास लगातार चल रहा है। आज का एपिसोड भले ही यहाँ पर समाप्त हो रहा हो, लेकिन 100 एपिसोड के विश्व के इतिहास के किसी भी चैनल पर न चले इतने बड़े महासीरीज का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। शनिवार, रविवार रात 9 बजे, रात 12 बजे वो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप इसको 4K कैमरा क्वालिटी के साथ देख सकते हैं। आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन केवल देखना नहीं है, इसे साझा भी करना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को जन जन तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा